हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड है भारत में राष्ट्रवाद। गाइस, क्या होता है राष्ट्रवाद, क्या होती है भावना राष्ट्रवाद की, भारत में इसका उदय कैसे हुआ, इनके कारणों की जानकारी हम इस लेसन में फुल डिटेल से देखेंगे। गाइस, आप बड़े इत्मीनान से शांति से बैठकर हमारी वीडियो को देखिए, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे भारत में राष्ट्रवाद हुआ, क्या होता है राष्ट्रवाद, क्या क्या कारण थे इसके राष्ट्रवाद के उदय होने के। अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ए टू जेड पढ़ेंगे। गाइस, ध्यान रखना, हमारी वीडियो लंबी होती है, पर यदि आप हमारी वीडियो को फुल देखे रहते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लॉन्ग टाइम तक सारे क्वेश्चन आंसर को कर सकेंगे। सो गाइस, ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। देखिए गाइस, राष्ट्रवाद होता क्या है, मतलब राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना या प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। क्या होता है, राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना ही क्या होती है, राष्ट्रवाद। और ये लगाव कैसे आया भारत में अपने राष्ट्र के प्रति, इसके बारे में कारणों के बारे में हम इस लेसन में दिया गया है, अपन फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। मतलब कि देखिए, जो राष्ट्रवाद होता है तो वो किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो, वहाँ के लोगों से मतलब का जुड़ाव होता है, लगाव होता है। एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जैसे देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना, तो देश की एक भौगोलिक सीमा निश्चित होती है। वहाँ के लोग जो होंगे गाइस, वो किसी न किसी प्रकार से एक निश्चित बिंदु से या फिर एक निश्चित उद्देश्य हो इनका, या फिर सभी एक उद्देश्य से जुड़े हो। कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था कि ब्रिटिश शासन को हटाना और स्वदेश की स्थापना करना और स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना। तो सभी का, पूरे भारत के लोग ही तंग आ चुके थे कि नहीं आ चुके थे राष्ट्र अंग्रेजों से, और उनका नियम वो फॉलो नहीं कर रहे थे। उनकी जो हड़प नीति थी, शोषणकारी नीतियों से तंग आ गए थे, और सबका उद्देश्य क्या था, एक था। और उद्देश्य के कारण ही सभी अपने भारतवासी जम्मू कश्मीर से श्रीलंका, जम्मू कश्मीर से लेकर के अपन देखें तो तमिलनाडु तक, या फिर गुजरात से लेकर के असम, अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत अंग्रेजों की चपेट में था, उनकी शोषणकारी नीतियों की चपेट में था। और सभी का एक उद्देश्य था गाइस कि अपने भारत को स्वतंत्र करवाना। वो एक भावना से जुड़े हुए थे। यही था गाइस भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण। ये होता है गाइस राष्ट्रवाद। मतलब कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना और एक निश्चित बिंदु होता है जिसके कारण सभी लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई उद्देश्य हो, चाहे हमारा इतिहास एक सा हो, इससे हम क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। गाइस, ये होता है राष्ट्रवाद। देखते हैं अपन आगे भारत में राष्ट्रवाद, इसके उदय के कारण अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, जैसा कि आप जान चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। सो गाइस, यहाँ लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा है जैसे कि आधुनिक जो अभी समय है, अभी का समय हम देखते हैं 19वीं शताब्दी का, तो क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही बहुत से देश स्वतंत्र हुए और राष्ट्रों का उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान क्या है, किस बात से परिभाषित होती हैं, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव की भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों, नए चिन्हों ने, नए गीतों, नए विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमा को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देश में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से हुआ है। आइए देखें हमारे देश में यह चेतना किस तरह से पैदा हुई। भारत में लोगों में सब में एकता का भाव कैसे पैदा हुआ गाइस, कैसे भारत में अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ, इसके क्या कारण थे। इसमें मतलब ये जल्दी नहीं हो जाता। अपने लोग, अपने समुदाय के ही लोग धर्म में झगड़ते रहते हैं, भाषा में झगड़ते रहते हैं, जाति
जातियों में झगड़ते रहते कि हमारी जाति का ये, हमारी जाति का है। तो ये इकट्ठे कैसे हुए गाइस? इनमें अपने पूरे सबकी पहचान क्या है हम देखते हैं अभी कि हम भारतीय हैं। तो ये पहचान लोगों में कैसे आई इसके बारे में देखेंगे। दूसरे उपनिवेशवाद की तरह भारत भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न दमन के साझा भाव से विभिन्न समूहों में एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने में भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया, परंतु इस एकता के टकराव के बिंदु भी निहित थे अभी भी। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहां आपने 20वीं शताब्दी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे का अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह का प्रयास किया, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह को किस तरह से हिस्सा लिया गया। इस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना की कैसे नई उड़ान दे दी। सो गाइस क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है इस वाले में, जो अपन ने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा देखा। क्या हुआ, जैसे दूसरे देशों में भी भारत में आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रवाद का उत्पन्न हुआ। जैसे सभी आंदोलन हो रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो जनता बोल रही थी, या फिर कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। गाइस ध्यान रखना, कांग्रेस की स्थापना के पश्चात ही देखिए जो कांग्रेस, इसने भी एक प्रकार से उपनिवेशवाद के खिलाफ लोग वो आंदोलन तो कर रहे थे गाइस, आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी। हम देख रहे थे लोग अलग 1857 की जो हमने क्रांति देखी गाइस, पढ़ी, तो उसमें क्या था, उसमें जो लोग थे वो एकत्रित नहीं थे। आंदोलन तो उद्देश्य तो सबका एक ही था, क्या, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ होना। उनके नियमों रेगुलेशन से सब लोग क्या थे, उत्पीड़न थे। जब वो उनके नियमों से उत्पीड़ित होकर, उनकी दमनकारी नीतियों से उत्पीड़ित होकर, सबके मन में तो उनके उपनिवेशवाद का विरोध करना तो था गाइस, लेकिन वो लोग जोड़ नहीं पा रहे थे। और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही क्या होता है, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हम देखते हैं उसकी वजह मुंबई में होती है गाइस। मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल की ओर जाता है, बंगाल के बाद नीचे आता है, मद्रास में जाता है, मद्रास के बाद ऊपर जाता है। हम देखते हैं अवध साइड जो एक आंदोलन, इसका क्या, कांग्रेस का अधिवेशन करवाया जाता है। और इससे जो जहाँ पे भी अधिवेशन गाइस होता था कांग्रेस का, वहाँ की जनता उस क्षेत्र का एक लीडर बन जाता था गाइस। तो इससे क्या होता गया, इससे उनमें जुड़ाव उत्पन्न हो गया, एकता उत्पन्न हो गई। वो लोग भाषा को ज्यादातर जानते नहीं थे, जब वहाँ का लीडर आ जाएगा तो वहाँ से क्या होते हैं, वहाँ के लोग उनसे जुड़ने लगे, और जब जुड़ने लगे तो वहाँ पे एकता भी आ गई, एकता का कारण बन गया और सबका एक उद्देश्य हो गया। और गांधी जी ने भी गाइस, हमने देखा महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर लिया, एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता था। यदि हम देखते हैं कि जो 1857 में जो क्रांति हुई थी गाइस, 1857 की क्रांति जो आपने पढ़ा था, तो वो जगह जगह पर विरोध तो हुआ था ब्रिटिश सरकार, लेकिन जब विरोध हुआ था वो अलग अलग जगह पर हुआ। और यदि वही विरोध क्या होता, यदि इकट्ठा हो जाता गाइस, एक निश्चित लेवल पर हो जाता, तो क्या होता, वो वहां पे भी बहुत सफलता मिलती है हमें 1857 की क्रांति से। सो गाइस, जो कांग्रेस का जो महात्मा गांधी थे आंदोलन करवाया था, जो वो लोग हम देखते थे जो आंदोलन करते थे वो एक स्थान पर नहीं बैठते थे, वो लोग घूमते रहते। इसका कारण यही था, जहां भी जाते थे तो बहुत सारे लोग आ जाते थे उनके पीछे, और अपनी विचारधाराओं को फैला करके ही क्या किया उन्होंने, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर लिया। तो क्लियर, देखिए पहले की इस पुस्तक को
आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया, वहाँ पे 20वीं, हाँ अब अपन ये देखेंगे, ये तो अपन ने पढ़ लिया कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे लोग बड़ी संख्या में देखिए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस 6 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर किस तरह से जुलूस निकाला गया, ये रोलेट एक्ट की बात हो रही है। देखिए क्या हुआ, अपन पढ़ेंगे अब कैसे राष्ट्रवाद के कारण ही हमारा देश आजाद हो पाया है। राष्ट्र के प्रेम की भावना होना सभी और पूरे देश का मतलब कि एकता हो जाना, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो जाना और आंदोलन के लिए सब लोग इकट्ठा होकर के आवाज उठाना विद्रोह के खिलाफ। देखिए पहला युद्ध विश्व युद्ध और खिलाफत असहयोग आंदोलन के बारे में हम अभी देखते हैं। इसमें क्या हुआ 1919 में, 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाके तक फैल गया। जब 1919 का दशक आता है गाइस, 1919 की सतह हम देखते हैं तो क्या होता है, वो आंदोलन बहुत ज्यादा फैल गया। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए गाइस। क्या हुआ जब देखते हैं 1919 से राष्ट्रीय आंदोलन कई इलाकों में फैल गया, भारत के सामाजिक समूह जुड़ गए। अब आंदोलन होता था तो बहुत ज्यादा उसके क्या परिणाम हुए हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात है कि विश्व युद्ध को एक नई आर्थिक राजनीति स्थिति पैदा कर दी। पहली यह बात थी कि विश्व युद्ध ने एक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी, नई कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय कर शुरू हो गए। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को सिपाही के पद पर जबरन भर्ती किया जाने लगा, जिसके कारण ग्रामीण इलाके में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश में बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। और उसी समय क्या हुआ गाइस कि महामारी फैल गई। कौन सी? फ्लू महामारी फैल गई। 1920 में फैल जाती है गाइस। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण सोचिए कितनी ज्यादा जनता मारी गई। कितनी जनता मारी गई? 120 या 130 लाख लोग मारे गए। सोचिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने लोग मारे गए। 1921 में महामारी फ्लू फैल गया था गाइस, स्वाइन फ्लू। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद मुताबिक उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग लाया, एक नया तरीका पेश किया गाइस, वो थे गांधी जी। सो गाइस हमने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि क्या हुआ 1914 से लेकर 1919 तक क्या चलता है गाइस, प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ये अवधि क्या रहती है 1919 से 1914 से लेकर के 1919 तक। इसमें क्या होता है कि जनधन की बहुत ज्यादा हानि होती है। जब कोई भी युद्ध होगा तो शस्त्र ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, लोग मारे जाएंगे और बहुत ज्यादा लोग भी मारे जाएंगे, धन की भी हानि होगी, शस्त्रों में हानि होती है गाइस। तो क्या हुआ, लोगों को उम्मीद थी कि ये युद्ध खत्म होते ही हमें कुछ राहत मिलेगी। और फिर क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश सरकार को घाटा लगा, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खर्च बढ़े, मतलब उनको तो उन्होंने कर्ज वगैरह लिए, अमेरिका से कर्ज लिए युद्ध के नाम पर कि युद्ध में हमने इतना बहुत ज्यादा खर्च किया है, हमारे पास पैसा नहीं बता अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है गाइस। 1919 आते आते प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम हमारे लिए ही भुगतना पड़ा। तो इसकी भरपाई कहाँ से होती है गाइस, क्या करते हैं अंग्रेज लोग, ये है गाइस, लड़ाई उन्होंने की और भरपाई हमसे करवा रहे हैं एक प्रकार से। देखो जबरदस्ती क्या कर लेते थे वो लोग, सिपाही पद पर जबरदस्ती लोगों को भर्ती कर ली जाती थी
और उनको लड़ने को भेजा जाता था कहीं भी जहाँ पे युद्ध चलता था गाइस। ये होता था जहाँ पे ब्रिटिश जिस वाले देश के खिलाफ लड़ते थे वही ब्रिटिश हमको वो दूसरे देश से उन दूसरे देश के सैनिक से लड़वाते थे, मतलब ले जाते थे सैनिक भर्ती, क्योंकि उनका उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद थे, मतलब उपनिवेश में फंसे हुए थे, उनके गुलाम थे गाइस। और फिर क्या होता है इसके कारण फिर, और जब हमने देखा कि इसके युद्ध के बाद 1919 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनका खर्च हो जाता है, पैसा खर्च हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये लोग क्या कर देते हैं, कर्ज बढ़ा अपनी आय कर लगा देते हैं और इसके साथ ही सीमा कर लगा देते हैं, लोगों पर बहुत सारे जुर्म करते हैं, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा करों का बोझ आ जाते हैं, कर लगा दिए जाते हैं जनता पर और वो जनता भरपाई नहीं कर पाती है। और उसी समय क्या होता है गाइस, कुदरत की भी देनगी कि जैसा होता है ना, जब कभी लोग गिरता है तो और ज़्यादा गिरता ही जाता है। क्या हो जाता है उसी समय उनकी फसल नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। 1919 में उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो ये 1919 के दशक में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उनकी सारी फसल नष्ट हो जाती है और फसल के साथ साथ उनमें फसल में जो कर लगा हुआ था उसमें माफ़ी नहीं देती है, उसमें छूट नहीं होती है। तो इसके कारण भी लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहता है। और साथ में क्या होता है उसी समय, अब एक तो जब सॉरी गाइस, क्या हो जाता है, फसल नष्ट हो जाएगी गाइस, तो उनके पास खाद्य सामग्री भी का अभाव हो जाएगा लोगों को। और सुविधा तो दे नहीं रही है, कर किस बात का ले रही है सरकार, जब हमको सुविधा हमारी कर लिया जाता है तो हमारे लिए ही लिया जाता है कि हमारी सरकार आपको सुविधा दे रही है, रक्षा की सुविधा दे रही है, रक्षा के साथ साथ आपको सब कुछ प्रदान कर रही है। यदि कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको उपलब्ध करवाती है, फसल जैसे नष्ट हो गई थी तो उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए थी। तो गाइस उनको खाने को थाने ऊपर से आप कर ले रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो गाइस 1900, और इसके साथ ही जब ऐसी मतलब खाने आने को नहीं रहेगा, खाद्य सामग्री नहीं रहेगा तो बीमारियों का आना भी स्वाभाविक हो जाएगा। लोगों की रहन सहन की स्थिति जैसे ही खराब होती है तो क्या हो जाता है, लोग ज़्यादा वो अच्छे से नहीं रहते हैं तो क्या हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, बीमारियां पकड़ लेती हैं हमको, थोड़ी सी कमज़ोर होते हैं तो और ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। तो भगवान ने भी क्या कर दिया, क्या हो गया गाइस, फ्लू हो जाता है लोगों में। फ्लू महामारी थी गाइस, क्या था, एक महामारी थी। इसमें गाइस बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, मतलब 120 लाख लोग, 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं गाइस इस महामारी की चपेट में। अब ऐसे में वहाँ से कोई सहयोग प्रदान ना करना एक बहुत बड़ी भूल या गलती थी गाइस ब्रिटिश सरकार की। इससे ही जनता में आक्रोश फैल जाता है और क्या करते हैं लोग, असहयोग या खिलाफत आंदोलन की नींव डल जाती है और वो लोग करते हैं। देखिए क्या होता है, इसी समय कौन आ जाते हैं गाइस, 1915 में कौन आ जाते हैं, 1915 में आते हैं गाइस, आगमन होता है महात्मा गांधी का, जो नए विचार लेकर के अफ्रीका से आते हैं। वहाँ पे भी गाइस उन्होंने आंदोलन किया था और उनका आंदोलन सफल भी होता है। तो देखिए सत्याग्रह का विचार क्या था गाइस, सत्याग्रह का विचार हम देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत लौटे, क्या गाइस 1915 में भारत लौट आते हैं। ये कहाँ से लौटते हैं, इनमें से पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह का जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए कहा कि नस्लवादी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था अफ्रीका में गाइस। इसके पहले भी 1915 में ये भारत आ जाते हैं, भारत के थे, पढ़ने गए थे। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है। उन्होंने अहिंसा के दम पर बिना किसी को मारे आज़ादी दिलवाने का श्रेय महात्मा गांधी को ही जाना जाता है गाइस। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं, मतलब सत्याग्रह होता क्या है गाइस, आप ये जान लीजिए, मतलब सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के द्वारा ही यदि हमारे विचार सत्य हैं गाइस, तो यदि हमारा उद्देश्य सत्य है और हम सत्य के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी जीत जरूर होगी। और हम अहिंसा के खिलाफ भी एक न एक दिन अपने सत्य की खोज करना, और सत्य ही सबसे बड़ी हमारी शक्ति है गाइस, ध्यान रखना। ये होता है सत्याग्रह। सत्य के विचारों में
सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया। इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं, जो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकते हैं। क्या होता है सत्याग्रह का अर्थ? उन्होंने क्या बताया कि सत्य की खोज, सत्य के प्रति आग्रह। यदि आपका उद्देश्य क्या है गाइस, सच्चा है, आप झूठे नहीं हैं, तो आपके सामने कितना भी बड़ा क्या उत्पीड़क हो या परेशान, उत्पीड़क मतलब एक प्रकार से जो यहाँ पे बात की गई है किसकी, ब्रिटिश सर की, मुकाबला करने वाला हो, उत्पीड़क देने वाला हो, जब हमको उत्पीड़ना देता है तो उस शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम उससे शारीरिक बल से मारें इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं क्या यदि इन्होंने शारीरिक बल के आधार पर लड़ाई की होती गाइस तो वो कभी के मारे जा चुके होते और आजादी हमें बहुत देरी में मिलती। कैसे ये गाइस, यदि जैसे ही भगत सिंह थे, हमने देखा चंद्रशेखर आजाद थे, वो सामने से लड़ाई करते थे, वो उन्होंने सत्याग्रह या अहिंसा, और हम देखते हैं जब इतने बड़े राज्य में हम उतना ज्यादा शारीरिक रूप से नहीं जीत सकते यदि सामने से दुश्मन को मारते हैं। जब हम देख लेते हैं गाइस कि हमारे चारों ओर शक्तियां, सारी शक्तियां, सारा शासन, सारा सरकार, हम क्या करते हैं यदि शक्ति से लड़ेंगे गाइस, उनका है और सारा सरकार, सारी शक्ति, तो वो हमको 2 मिनट में जेल डाल देते हैं। तो फिर कहाँ का क्या, या तीसरे मिनट में क्या कर देते हैं गाइस, वो फांसी भी सजा सुना सकते हैं। जब हमारी फांसी हो जाएगी, हम मर ही जाएंगे, तो क्या कर पाएंगे देश के लिए, कर पाएंगे क्या, कुछ नहीं। वो तो गांधी जी थे गाइस एक, उन्होंने जिन्होंने सत्य और अहिंसा के खिलाफ, मतलब सत्य और अहिंसा के दम पर आजादी दिलाई। क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे आग को जलाए रखा। जलाए रखने से क्या हुआ, उन्हें बनना क्या है, यदि वो सामने से लड़ाई करते, आक्रामकता से लड़ाई करते गाइस, तो उस समय तो राज उन्हीं का था और वो लोग कभी भी उनको जेल में डाल सकते थे, और डाले भी गाइस, कई बार डाले, लेकिन उन्हें फांसी की सजा नहीं हुई क्योंकि जनता उनके साथ में थी। जनता उनके साथ में के साथ साथ उन्होंने कभी ज्यादातर सामने से लड़ाई नहीं की। तो उन्होंने क्या विचार दिया गाइस, सत्याग्रह का विचार दिया कि, और कहा कि यदि आपका उद्देश्य सही है, आप सत्य की खोज, यदि आपका उद्देश्य सही है तो आपका उत्पीड़क कितना भी भयानक हो तो आप बिना तलवार के या बिना शारीरिक बल की आवश्यकता के ही आप प्रतिशोध या आक्रामक का सहारा लिए बिना भी सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु को चेतना या झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा वह धर्म है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। गांधी जी का क्या विचार था गाइस, गांधी जी का विचार था कि सत्य ही एक ऐसा, अहिंसा और सत्य ही एक ऐसा धर्म है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। हम उनको रियलाइज करवाना गाइस कि आप गलत कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, हम कितना भी बड़ा शत्रु हो, हम इस पे सफल हो सकते हैं, और सबको रियलाइज करवाएं। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति सत्य की खोज करवाएं, लोगों को चेतना दिलाएं गाइस, खोज करवाएं सत्य की, और लोगों को सत्य की चेतना दिलवाएं कि ये गलत हो रहा है, क्या सत्य है क्या गलत है। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण का दौरा किया। गाइस बिहार अपने पूरा साइड पड़ता है, तो बिहार के चंपारण में के इलाके में वो गए, कब सत्याग्रह आंदोलन किया 1917 में। 1915 में गाइस आए थे अफ्रीका से, 1917 में चंपारण आंदोलन किया। चंपारण पड़ता है बिहार में। बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया गाइस, जो लोग किसान लोग, बागान लोग परेशान थे, बागों में जो खेती की जाती थी गाइस, तो उन्होंने नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी। तो संघर्ष के लिए उन्होंने
उन्होंने उनको प्रेरित किया कि ये गलत हो रहा है। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, सत्य से आग्रह किया, सत्य की खोज करवाई। उन्होंने बताया कि गलत है। फसल खराब हो जाने से प्लेग महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान का लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वो चाहते थे कि लगान की वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती वस्त्र के कारखाने से मजदूरों के प्रति सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए वहां पे अहमदाबाद पहुंच जाते हैं गाइस। तो क्या किया गांधी जी ने? पहला 1917 में कहां पे सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिससे बहुत सारे लोग इससे जुड़े उन्हें। हाँ, और फिर दूसरा आंदोलन कहाँ किया गाइस? वो तो चंपारण का आंदोलन था। दूसरा आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? तो नील की खेती के लिए करवाया गया था गाइस, ध्यान रखना, चंपारण का आंदोलन, ठीक है ना, चंपारण आंदोलन। दूसरा गाइस खेड़ा में कहाँ पे करवाया उन्होंने? खेड़ा में करवाया। क्या हुआ था? गुजरात के खेड़ा में फसल खराब हो गई थी, उनकी कर देने की स्थिति में वो नहीं थे कि वो पूरे कर दे पाए, तो इसके लिए उन्होंने गुजरात में खेड़ा आंदोलन चलवाया था, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलवाया था खेड़ा में। और तीसरा आंदोलन ये भी 1917 में ही चला गाइस, ध्यान रखना डेट। और 1918 में चलता है गाइस, कहाँ पर? 1918 में कहाँ चलता है गाइस? सूती वस्त्र कारखाना के मजदूरों के बीच गाइस, जो मजदूरों की स्थिति खराब होती जा रही थी मशीनों के कारण, तो उन्होंने अहमदाबाद में चलाया गाइस क्या? 1918 में सूती वस्त्र के लिए सत्याग्रह आंदोलन। देखिए अब आता है, अपन पढ़ते हैं। ये थे गाइस सत्याग्रह आंदोलन कहाँ कहाँ चलवाया। सत्याग्रह आंदोलन क्या होता है? सत्य की खोज करना, और सत्य के सहारे यदि हम सत्य हैं तो संघर्ष करते हुए हम कितना भी बड़ा शत्रु हो गाइस, बिना शारीरिक बल का उपयोग करते हुए अहिंसा से भी जीत पा सकते हैं गाइस। ये था गाइस सत्याग्रह आंदोलन। उन्होंने 3 आंदोलन किए। कौन कौन से किए? एक तो चंपारण में किया गाइस, एक चंपारण में किया। दूसरा गाइस कहाँ पे किया? खेड़ा में किया। और तीसरा कहाँ किया? अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन किया। ये गाइस पहला हमने देखा किसके लिए था? बागान के लिए था। बागान मतलब वहां पे बागों में क्या नील की खेती करवाई जाती थी लोगों से 1/3 भूमि पर। और खेड़ा में किस लिए करा था गाइस? खेड़ा में कर वसूली की माफी के लिए करवाया था। और जो अहमदाबाद में था वो मिल के कारखानों के मजदूरों के लिए था। गाइस देखिए रॉलेट एक्ट पढ़ते हैं। क्या था गाइस रॉलेट एक्ट? इस कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया। गाइस जो उनके पहले जो आंदोलन हुए उसमें उनको सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर गांधी जी ने क्या किया? 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। ये रॉलेट एक्ट क्या होता है हम इसको पढ़ लेते हैं आसानी से, फिर यदि समझ में नहीं आता तो हम आपको अलग से समझा देंगे। देखिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद क्या हुआ था? जब भारत में हम देख रहे थे बहुत सारे विरोध कर रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, तो इसके कारण जो वहाँ की जो सरकार थी गाइस, ब्रिटिशर ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में इसको पारित किया था। किसको? रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को। इसमें क्या था गाइस? बहुत जल्दी पारित किया गया था। इस कानून को जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था, ये शुरू हो गए। विभिन्न मतलब कि जो अवज्ञा करने लगे लोग, आंदोलन शुरू हो जाते हैं। यदि ये आ जाता है क्या 1919 में क्या आता है गाइस? रॉलेट एक्ट पारित होता है। किसके खिलाफ? मतलब कि जो राजनीति जो आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे उनके लिए, कि यदि कहीं इसका क्या मतलब था रॉलेट एक्ट का? इस रॉलेट एक्ट आने से क्या प्रॉब्लम थी गाइस? तो रॉलेट एक्ट के तहत लोगों को संदिग्ध अवस्था में भी क्या कर लिया जाता था गाइस? उनको जेल में बंद कर दिया जाता था।
यदि उनको वो नहीं भी कर रहे हैं तो इसके बाद भी लोगों को बिना किसी सबूत के क्या वो लोग जेल में बंद कर लेते थे। 2 साल तक के लिए वो बंद कर सकते थे और उन्होंने ये मतलब संदिग्ध अवस्था में, और उन पर बिना मुकदमा चलाए ही वो जेल में बंद कर लेते थे। कोई मुकदमा नहीं चलता था, वो आराम से जेल में डाले रहते थे। ये था रॉलेट एक्ट का मतलब। तो इसका लोगों ने जगह जगह विरोध करना शुरू कर दिया। एक मतलब राजनीतिक रूप से कुचलने का एक तरीका था कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं इससे लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आराम से अब हमारा शासन चलता रहेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे लोग और भड़क जाते हैं और ज्यादा आंदोलन चलने लगते हैं और फिर विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा इसी के खिलाफ गाइस, रॉलेट एक्ट के तहत। क्योंकि ये रॉलेट जो है गाइस, रॉलेट एक्ट है तो ये क्या है, ये मानवता के वाकई में खिलाफ है। क्यों है गाइस आप देख सकते हैं जो रॉलेट एक्ट है उसका नियम क्या कहता है कि बिना मुकदमा चलाए आप संदिग्ध अवस्था में कोई कुछ कर भी नहीं रहा है इसके बाद भी वो लोग जेल में डाल सकते थे। तो इससे क्या हुआ, विभिन्न स्तरों में विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया जाने लगा। रेलवे वर्कशॉप कामगार हड़ताल पर चले गए। बहुत से जो रेलवे वर्कशॉप में थे लोग काम कर रहे थे वो लोग हड़ताल में चले जाते हैं। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित रेलवे टेलीग्राफ संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत होकर अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग डाकघर रेलवे स्टेशन में हमले होने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। डायल ने अब क्या होता है गाइस, इसका मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या हुआ। रॉलेट आया जैसे 1919 में, उन्होंने क्या कहा कि बिना मुकदमा को 2 साल तक संदिग्ध अवस्था में लोगों को यदि आशा हो जाती है सरकार को कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है तो उसमें जेल में डाल सकते थे। तो इसका बहुत से लोग क्या करने लगे गाइस, विरोध करने लगे कि ये गलत है। तो बहुत से जो वर्कशॉप हैं, काम में जो लोग जा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो लोग क्या आंदोलन में चले गए। जनभार ज्यादा देखने को मिला। इससे जो अमृतसर में हम देखते हैं, अमृतसर पड़ता है गाइस, ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो पंजाब में भी लोगों ने बहुत ज्यादा अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था गाइस। ये जुलूस निकाल रहे थे, आंदोलनकारी जा रहे थे। तो वहाँ पे जो कुछ लोगों पुलिसों ने क्या कर दी गाइस, गोलियां चला दी और इसके बाद स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। और हमने देखा कि फिर बाद में क्या, दिल्ली जाने से गांधी जी को मना कर दिया गया और क्या कर दिया, शांतिपूर्ण जुलूस में ही उन्होंने गोली चला दी। और डाकघर हैं जैसे रेलवे स्टेशन में हमले लोग करने लगे। इससे और ज्यादा भड़क गया। 13 अप्रैल आता है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है गाइस, जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है। क्या होता है जलियांवाला हत्याकांड हम देखेंगे इसमें। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव में सैलाना बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में जमा हुए थे। काफी लोगों तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी विरोध के लिए गए थे, प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे और कुछ बैसाखी के मेले के लिए आए थे। कहाँ पर गाइस, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है, हमने बताया अमृतसर पड़ता है पंजाब में। तो लोग आए हुए थे अमृतसर में एक बाग में, जलियांवाले बाग में। यह मैदान चारों तरफ से बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे गाइस क्या थे, लोग थे। और यह मैदान क्या कर दिया गया, चारों ओर से इसमें बाउंड्री लगा दी गई। इस प्रकार जब बाउंड्री लगा दी गई गाइस, चारों तरफ से लोगों को बंद कर दिया गया। हाँ, तो चारों तरफ से लोग बंद कर दिया गया और शहर के होने वाले कारण में जुटे हुए लोगों को पता नहीं था। इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया, वहां पे भी लागू कर दिया गया।
और जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। कौन पहुंच गए गाइस? जहां देखा कि रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गाइस बहुत सारे हड़ताल होने लगी, लोग आने लगे और फिर गोलाबारी भी होने लगी। और दिल्ली जाने से महात्मा गांधी को जैसे बंद कर दिया गया तो वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया गया कि मतलब कोई इकट्ठा नहीं होगा। और साथ में क्या हो गया गाइस, यहाँ पे बैसाखी के मेले के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे अमृतसर या पंजाब में 1919 में। जब वहां पे लोग जुड़े हुए थे गाइस तो वहां पे क्या कर दिया, वहां का जहां पे लोग बहुत सारे थे वहां पे चारों तरफ से उनको बंद कर दिया गया। और साथ में वहां पे कौन जाता है गाइस, कुछ सिपाहियों लेकर के कौन जाता है, जनरल डायर जाता है, सैनिक मतलब कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहां पे जाते हैं और क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं मैदान में। बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिया और सिपाहियों की भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया गाइस। क्या कर दिया इस इलाके को, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जनहानि हुई गाइस, बहुत सारे लोगों को मारे गए। इसके बाद उसने पता किया कि सत्याग्रही के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। वो जनरल डायर जो मूर्ख टाइप का था गाइस, उन्होंने क्या किया, उसे मानवता तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चला दी लोगों पर गोलियां चला दी। वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था इससे क्या हो जाएगा, दहशत का माहौल हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। एक मात्र डर पैदा करने के लिए बहुत सारे लोगों पर उसने क्या कर दी, गोलियां चला दी, बहुत सारे लोगों की जान ले ली। सो गाइस, जैसे जैसे जलियांवाला की खबर, फिर क्या होता है जब ये सब कांड हो गया, बहुत सारे लोग फालतू में मारे गए गाइस, तो क्या हुआ, जैसे जैसे जलियांवाला की खबर फैली, पूरे हार फैलने लगी गाइस। और उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। उसको वो मतलब कि उसका इतना माइंड चलता था गाइस, इतना ही माइंड चला उसका, वो सोचता था दहशत फैल जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। और ज्यादा मात्रा में लोग क्या हुए, सड़कों पर उतर आए और ज्यादा विरोध करने लगे गाइस। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर जब ज्यादा अन्याय होने लगता है ना तो लोग सहन के बाहर हो जाता है ना, जब आपस से बाहर हो जाता है कोई गम ना, तो फिर लोग डरना बंद कर देते हैं गाइस। कुछ भी करो, आप मरेंगे, कल मरना है आज ही मरेंगे, जी रहे हैं तो घुट घुट के ही तो जी रहे हैं, उनका कहना मतलब एक प्रकार से ये हो जाता है। इसीलिए हमेशा करो किसी पर ओवर अत्याचार कभी नहीं करना चाहिए। हमला करने लगे, कार्रवाई हड़ताल होने लगी, पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर भी लोग अब हमला करने लगे, पुलिस से भी लड़ाई करने लगे। निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया सरकार ने, लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों का सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। गाइस क्या किया फिर, सत्याग्रह जो आंदोलन चल रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो गाइस, तो फिर क्या उन्होंने क्या देखा कि ज्यादा हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, एक तो जलियांवाला हत्याकांड हो गया, दूसरा चाहे जहां बमबारी होने लगी, गांव में लोग आ गए, सड़कों पर उतर आए, सड़क बहुत बड़ा रूप ले लेती है गाइस। लोगों को कोड़े मारने लगे। जैसे देखिए जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर 1919 में, ये आप देख सकते हैं इमेज बनी थी, ये थे, लोगों को कोड़े बरसने लगे। भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। हम देखते हैं कि जो रॉलेट एक्ट आया था उसके प्रति जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया तो वो कहीं कहीं तो गाइस सही रहा, मतलब अभी भी वो आंदोलन था, सब जगह लोग जो जा रहे थे वो कस्बों तक ही सीमित रहा, जो छोटे छोटे गांव तक ही सीमित रहा और पूरे में नहीं फैल पाया। वो भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ फिर भी कस्बों तक ही सीमित रहा, छोटे छोटे गांव में नहीं फैल पाया। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जन आधार आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि हमें अकेले नहीं लड़ना है, जनता का साथ लेकर चलना है और सभी पूरे भारत में इसकी खबर होनी चाहिए। पूरे भारत में खबर के साथ साथ सबको, जब सब लोग खिलाफत होंगे ब्रिटिश सरकार के, तो वो उनका रोकने का मकसद क्या होता है, उनकी जब चीजें ही नहीं ली जाएंगी तो वो लोग क्या काय के लिए रुकेंगे, भी तो व्यापार धंधा कर रहे थे हमसे और क्या कर रहे थे।
लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इसका आशय है कि अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता के खलीफा ऑटोमन सरकार पर एक बहुत सख्त शांति थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्ति की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जानकारी की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी गई थी। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाना चाहिए। सो गाइस, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि गाइस जो गांधी जी चाहते थे कि जो आंदोलन हो गाइस वो पूरे में हो, सभी जनता जागरूक हो, सबको पता हो, ये कस्बों तक ही सीमित ना रहे और ये पूरे भारत में ये फैल जाए कि हमारा अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। और साथ में क्या हो गाइस, वो चाहते थे कि जो आंदोलन है गाइस वो ओनली हिंदू तक ही सीमित ना रहे, ये मुस्लिम तक ही सीमित ना रहे, ये पूरे भारत में हिंदू हो मुस्लिम हो, जब तक ये पूरे सभी समुदाय में नहीं फैलेगा, उनको अलग अलग न रखा जाए, सबको हिंदू मुस्लिम को नजदीक लाया जाए और उनको साथ में रखा जाए। बिना हिंदू मुस्लिम की सहायता के हम लोग सक्सेस नहीं पा सकते हैं, सबको साथ मिलकर किया जाए। सो गाइस, इनका फायदा क्या उठाया, गांधी जी ने क्या कहा, इसके लिए वहां पे जो 1919 में गाइस क्या हुआ था, 1919 में जो विश्व युद्ध में जो तुर्की की हार हुई थी, तो उनमें क्या कहा गया था कि ऑटोमन तुर्की की हार जो हो चुकी थी, इसकी अफवाह फैली हुई थी गाइस कि इस्लामिक जो विश्व के आध्यात्मिक नेता थे उनको खलीफा या ऑटोमन सम्राट को एक बहुत शांति जो समझौता है वो थोपा जा रहा है। खलीफा को तात्कालिक शक्ति की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली उनके बंधुओं के साथ करवाई जा रही थी। सो गाइस, इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है कि जो अफवाह फैली हुई थी कि जो तुर्की जो हार चुका है तो उस पर संधि उनके खलीफा हैं। खलीफा किसको बोला जाता है, जो गाइस जो वहाँ का राजा होता है तो उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके विरोध में जो हमारे भारत में भी जो शौकत अली और कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ साथ मुस्लिम नेताओं को संयुक्त बैठक चल रही थी। तो उनका साथ किसने भी दिया गाइस, इस पद को समाप्त ना किया जाए, खलीफा के पद को समाप्त ना किया जाए, इसका साथ किसने दिया गाइस, गांधी जी ने भी दिया। क्यों दिया गाइस गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि हम इनको साथ देंगे तो हम ये साथ देने के कारण ये क्या करेंगे, ये लोग भी हमारा साथ देंगे। जब अपना सब साथ देंगे तो अपन इकट्ठा होकर हम आजादी को पाएंगे, एक बड़े रूप में आजादी को पाएंगे, एक बड़ा रूप में आंदोलन होगा। वरना ये हम इकट्ठे जब तक नहीं होंगे, जब तक एकता नहीं आएगी, तब तक हम आजादी नहीं पा पाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है गाइस, असहयोग शुरू किया जाता है। क्या होता है असहयोग, गांधी जी कहते थे गाइस कि हम अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं इसलिए वो हमारे यहाँ रह रहे हैं, और जिस दिन हम अंग्रेजों का जो गोरों का साथ देना बंद कर देंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे देश से क्या हो जाएंगे, रवाना हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि जब हम इनका साथ ही नहीं देंगे, इनका माल जो आया है इनका सहयोग ही नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे हमारे देश में रहकर। इनका मेन मकसद क्या है, यहाँ से धन लूट कर ले जाना, ना ही हम इनकी नौकरियों में जाएंगे, ना ही हम इनका सामान खरीदेंगे, मतलब असहयोग आंदोलन का सहयोग नहीं देना। सो गाइस, अपन देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, अपनी प्रसिद्ध
पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भारत के सहयोग के कारण ही ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी भारत में, और यह शासन उसी सहयोग के कारण अभी चल रहा है। यदि हमारे देश में वो है कितने गाइस, यदि हम उनका साथ ही नहीं देंगे, उनकी नौकरी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ही जाएंगे, तो क्या वो रह पाएंगे हमारे यहाँ? नहीं रह पाएंगे। जब उनका व्यापार ही नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का मतलब ये हुआ हमें सहयोग ना करना। असहयोग का विचार आंदोलन को कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दी जाए। सबसे पहले क्या कर दिया जाए? जो लोगों को पदवी दी जाती थी गाइस, क्या करते थे अंग्रेज? थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देना, एक प्रकार से टॉफी दे देना बच्चे की तरह, और बच्चे की तरह टॉफी दे करके ही क्या कर लेते थे वो लोग? हम हमसे काम करवाते थे और हम ही को गुलाम बनाए रखना, हमारे ही राज्य की हमारी ही टॉफी देना और हमको ही प्रसन्न कर देना। ये कौन सी बात हुई गाइस? पदवियों को क्या कर दिया जाए? उनकी जो पदवी दी है हमें, जैसे कोई भी अभी पदवियां दी जाती हैं तो उनकी वापस कर दी जाए, लौटा दी जानी चाहिए। और सरकारी नौकरियों में सेना है, पुलिस है, अदालत है, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं में बहिष्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए गाइस? उनकी ना ही अदालत में जाएंगे जब उनको काम करवाने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जब फैक्ट्री तब खोल सकते हैं गाइस जब वहां पे काम करने वाले लोग होंगे, मजदूर होंगे। जब मजदूर ही नहीं होंगे तो वो क्या करवा पाएंगे? काम करवा पाएंगे क्या? हम बहिष्कार करेंगे, उनका काम ही नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। ये कहना था गाइस गांधी जी का। पहला क्या था? पदवियों का बहिष्कार करना। दूसरा, सरकारी नौकरियों को त्याग कर देना। अगर सरकार का दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। उनका क्या कहना था कि यदि सरकार हमसे हमारे खिलाफ काम करवाती है, दमन करवाती है, यदि हम काम नहीं करते हैं तो क्या किया जाए? सविनय अवज्ञा की शुरुआत की जाए। सविनय अवज्ञा क्या होती है गाइस? सविनय मतलब सही से अवज्ञा करना। क्या करना? किसी भी चीज को ना मानना, उनके नियमों कानूनों को ना मानना। सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाए। 1920 के गर्मियों में गांधी जी की शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। गाइस जब वो यात्राएं क्यों करते थे? आपके मन में कभी न कभी तो प्रश्न आएगा ही कि मतलब वो आंदोलन करते तो वो जाते क्यों थे यात्रा में, और वो भी पैदल जाते थे डंडा लेकर। क्यों? जब जैसे ही गाइस वो कहीं भी जाते थे तो बहुत सारे लोग उनके क्षेत्र में आ जाते थे, उनके पास आते थे, और उनके पास आने से क्या हो जाता था? उनकी विचारधारा दूसरों पर भी जाती थी। दूसरे लोग आंदोलन से जुड़ेंगे, और जब तक आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे तो आंदोलन कहा अकेले थोड़ी ना जीता जा सकता है गाइस, क्योंकि हम बस बहिष्कार कर लेने से कुछ नहीं होता है। यदि गांधी जी बस अकेले बहिष्कार करेंगे, अकेले कोई चीज उनकी नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? क्या उनको घाटा होगा क्या? जब पूरे भारत के लोग उनकी चीजों को ना खरीदेंगे, पूरे भारत के लोग उनकी नौकरियों को नहीं लेंगे गाइस, कि नहीं चाहिए आप सस्ता दें या महंगा दें, नहीं चाहिए आपकी नौकरी, नहीं चाहिए आपकी पदवी, आप ही रखे रहिए। तो ये था गाइस असहयोग आंदोलन। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव को संशंकित थे। नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। कांग्रेस भी क्या कर रहे थे? अब उनको समझ में नहीं आ रहे थे कांग्रेस के नेताओं को। 1920 में जो चुनाव हो रहे थे तो उनमें बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे कि हम खड़े हों या ना हों। उन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक विरोधियों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृत करने की मुहर लगा दी गई। गाइस जो कांग्रेस थी, बड़े लेवल में जो कांग्रेस संस्था थी, वहां पे कांग्रेस में बहुत सारे लोग, अधिवेशन भी गाइस कई जगह होता था इसका अधिवेशन। तो जो निर्वाचन में बहुत से लोग हिचकिचा रहे थे, वो स्वीकृति नहीं दे पा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, असहयोग करने के लिए पूरे नेता मान जाते हैं।
आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों का हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों असहयोग के विचार में किस तरह से वो लोग समझ पाए इस बात को। गाइस देखिए, ये था बहिष्कार आंदोलन। आराम से देखिए, जो बहुत से लोगों ने तो होली भी जला दी थी, अंग्रेजी कपड़ों की, अंग्रेजी नीतियों की, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे लोगों ने अपनी नौकरियां त्याग दी थी। गाइस इस प्रकार बहिष्कार के बाद ही हमें हमारी इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना हो गई थी कि हमारे और हिंदू मुस्लिम गाइस एकता का होना सबसे बड़ी बात है। सब लोग एक हो गए थे। जब सब लोग एक हो जाते हैं तो मजबूरन, जब सब एक हो जाते हैं तो मजबूरन उन्हें आज़ादी देनी ही पड़ी। विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया गाइस उन्होंने, होली जला दी। 1922 में विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक सांस्कृतिक प्रभुत्व को प्रतीक को माना जाता था, उसको उन्होंने क्या किया, जला दिया। कपड़े हों चाहे कुछ भी हो, विदेशी चीजों को उन्होंने बहिष्कार कर दिया। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं गाइस। सो गाइस, जो आंदोलन की धाराएं हैं, जो जैसे एक तो शहरों में भी आंदोलन चला, ग्रामीण क्षेत्र में भी आंदोलन चलाइए। इस जो असहयोग आंदोलन था, गांधी जी घूम घूम कर या फिर कांग्रेस का अधिवेशन एक निश्चित एक ही जगह नहीं होता था गाइस, विभिन्न जगह पे होता था। और लोग क्या करते थे, उनको वहाँ के विभिन्न समुदाय के लोग उससे जुड़ते जाते थे। और जब जुड़ते जाएंगे गाइस उस समुदाय के लोग, तो वो समझाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शहरों में हुआ, ग्रामीण में हुआ, बागानों में हुआ। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इतना ही पढ़िए। और एक जितना पढ़ें गाइस अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपको फ्यूचर टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। और यदि बोर्ड एग्जामिनर किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाए तो आप दे सके उसका आंसर। सो गाइस, हमने आज क्या देखा, हमने देखा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1919 में हो जाती है गाइस, 1920 में हो जाती है। बहिष्कार करना, पूर्ण बहिष्कार की नीति अपनाई गई असहयोग आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन में जब खलीफा का पद वो हो जाता है गाइस, तो उन्होंने क्या किया, शौकत अली का उन्होंने क्या किया, दो थे ना, शौकत अली थे और एक जन और थे, उनका भी साथ कौन देता है गाइस, उनकी खलीफा की पद जब जा रहा था तो उनका साथ महात्मा गांधी ने दिया। क्यों दिया, क्योंकि वो चाहते थे महात्मा गांधी कि भारत में आज़ादी जो लाना है तो आपको सब साथ मिल करके काम करेंगे। तो जो असहयोग आंदोलन कब आया, रॉलेट एक्ट के बाद। पहले भी आंदोलन चल चुके थे गाइस, सत्याग्रह चलाए गए थे सत्य के प्रति। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। हमने देखा कब आया गाइस, 1919 में रॉलेट आया। रॉलेट एक्ट क्या था गाइस, रॉलेट एक्ट था एक प्रकार से संदिग्ध अवस्था में बिना मुकदमा चलाए लोगों को 2 साल तक जेल में रख सकते थे लोग, सत्याग्रह के कारण ही। मतलब कि इसके कारण फिर क्या हो जाता है, इसी के कारण फिर क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है 1919 में। ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्यों होता है, क्योंकि लोग भारी मात्रा में अमृतसर में जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जनरल डायर ने क्या कर दी थी, गोलियां चलवा दी थी। उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, करीबन 1000 लोगों की मौत हुई थी और उन्होंने लिखवाया था। इसके बाद हंटर समिति भी आती है गाइस, इसकी चेक करने की रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था। सत्याग्रह का विचार गांधी जी ने 1915 में लाया गाइस। ये देखिए हमने 1915 में कि हम सत्य के प्रति यदि हमारा उद्देश्य है और यदि हम सही हैं तो हम बिना शारीरिक बल के भी हम आज़ादी और हम अहिंसा से के बल पर ही हम सत्य के द्वारा ही जीत सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं अपने आंदोलनों में। और हमने पहला विश्व युद्ध देखा। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। जहां भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको जरूर आपको क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अन्य पार्ट पर। थैंक यू।